चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े युद्धाभ्यास में भारत के जवान अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अभ्यास में कुल 19 देशों के 35,000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से शुरू हुई एक्सरसाइज 3 हफ्ते तक चलेगी और इस दौरान जल, थल और नभ में ये जवान युद्ध के आधुनिक हथियारों के साथ साथ युद्ध की नई रणनीति का अभ्यास करते नजर आएंगे। और खास बात यह है कि इस अभ्यास में भारत पहली बार शामिल हो रहा है। सात समंदर पार हिंद के जवानों का शौर्य, दुनिया के सबसे बड़े युद्धाभ्यास में सेना के पराक्रम का प्रमाण। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है। जमीन से लेकर आसमान तक आधुनिक हथियारों की गूंज सुनाई दे रही है। 19 देशों के 35,000 जवान यहां अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं और पहली बार भारत भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बना है। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे इस सबसे बड़े युद्धाभ्यास का नाम है टैलिस्मैन सेवर। अगले 3 हफ्तों तक ये जवान क्वींसलैंड, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और क्रिसमस द्वीप पर इस युद्धाभ्यास को अंजाम देंगे। पहली बार इस युद्धाभ्यास का दायरा ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तटों से आगे बढ़कर पापुआ न्यू गिनी तक भी जाएगा। दुनिया भर में युद्ध जैसे हालात के बीच इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जैसे कई देशों के 35,000 से ज्यादा अलग अलग सैन्य टुकड़ियां हिस्सा ले रही हैं। समुद्री मोर्चे पर चीन की बढ़ती हिमाकत को देखते हुए इस युद्धाभ्यास के दौरान जल, थल और आसमान के मोर्चे पर कई तरह के अभ्यास किए जाएंगे, जो सीधे तौर पर चीन के लिए एक बड़ा संदेश है। ये युद्धाभ्यास इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एकजुटता और संतुलन की नई परिभाषा रच रहा है। टैलिस्मैन सेवर युद्धाभ्यास की शुरुआत साल 2005 में हुई थी। उस वक्त इस युद्धाभ्यास में सिर्फ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हिस्सा लिया था। महज 2 देशों के साथ शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में अब 19 देश शामिल हैं। इस साल हो रहे युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्रिटेन शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास के दौरान सभी देशों की सेनाएं जमीन, आसमान के साथ साथ समंदर में अपनी सैन्य क्षमताओं को परखेंगी। युद्धाभ्यास के दौरान लाइव फायर का अभ्यास किया जाएगा। फील्ड ट्रेनिंग के साथ समुद्री सुरक्षा को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस अभ्यास में हवाई युद्ध और लंबी दूरी की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल की क्षमता का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में चीन और रूस दोनों शामिल नहीं हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चीन अपने जासूसी विमानों से इस अभ्यास पर नजर जरूर रखेगा। ये युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की 6 दिन की चीन यात्रा के 1 दिन बाद शुरू हुआ। इस दौरे में प्रधानमंत्री अल्बनीज की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात भी होनी है। लेकिन अल्बनीज ने साफ कर दिया है कि टैलिस्मैन सेवर युद्धाभ्यास पर चीनी निगरानी का मुद्दा जिनपिंग के सामने नहीं उठाया जाएगा। चीन पहले भी इस युद्धाभ्यास पर नजर रखता रहा है। ऐसे में सुरक्षा हितों के लिए इस युद्धाभ्यास को जारी रखा जा रहा है। हम सब जानते हैं कि काउंटर मेजर के लिए चीन की विस्तारवादी नीति के अगेंस्ट एक मिलिट्री ऑपरेशंस और साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू, स्पेस फोर्सेस भी, स्पेशल फोर्सेस भी और कई सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट बेसिस का इंतजाम, ये सब दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया और जो अमेरिका है और जापान, कोरिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक सिनेरियो में हम एक ओपन फ्रीडम नेविगेशन लॉ बेस्ड ऑर्डर कायम रखना चाहते हैं, जो जैसे क्वाड जैसे कंट्रीज जो मिलकर कर रहे हैं। ये देसी एक्सरसाइज जो है ये 10वीं बार हो रहा है और 2 साल में एक बार होता है और बहुत सारे लोग इसमें आते हैं एक साथ। तो देखिए, आपको साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, पूरे इंडो पैसिफिक सिनेरियो को लेकर हम देखते हैं तो एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है और चाइना को उसके वर्चस्व के अगेंस्ट में, उसकी घर के अंदर रखकर उसकी विस्तारवाद नीति के अगेंस्ट में एक बड़ा कदम, एक बड़ा काउंटर मेजर मल्टीलैटरल थीम के साथ मुझे लगता है एक तरह से हम उन्हें जवाब दे रहे हैं।
भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया में चल रहे इस सबसे बड़े सैन्य अभ्यास का हिस्सा बन रहा है और इस युद्धाभ्यास में भारत अपनी एक पूरी सैन्य टुकड़ी के साथ शामिल हुआ है। माना जा रहा है कि ये युद्धाभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रक्षा क्षेत्र के लिए गुड न्यूज ये भी है कि वायुसेना अब और ताकतवर होने जा रहा है, क्योंकि तेजस विमान की रफ्तार अब और ज्यादा तेज हो जाएगी। दरअसल अमेरिका ने भारत को दूसरा GE-F404 IN-20 इंजन सौंप दिया है, यानी कि GE-F404 IN-20 इंजन तेजस लड़ाकू विमान LCA Mark 1A में लगाया जाएगा। ये तेजस जेट की रफ्तार को बढ़ाकर उसे और ज्यादा ताकतवर बनाता है। इंजन को तेजस बना रही सरकारी कंपनी HAL को भी सौंपा गया है। GE-404 इंजन को F404 इंजन GE एरोस्पेस की तरफ से डेवलप किया गया है। GE-404 अपनी कैटेगरी के मल्टीपर्पस इंजन्स में से एक है और इस इंजन को चैलेंजिंग मशीनों के प्रोग्राम के लिए भी डिजाइन किया गया है। ये इंजन 17,700 पाउंड थ्रस्ट की क्षमता वाला है। HAL को इस साल के आखिर तक ऐसे 12 इंजन भी मिल जाएंगे। और अब आपको ये भी बता दें कि भारतीय वायुसेना ने तेजस मार्क 1A के 83 विमान ऑर्डर किए हैं, जो कि 2028 तक डिलीवर किए जाने हैं। वहीं 97 और विमानों की खरीद का प्रस्ताव भी रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अब अंतिम दौर में है। और चलिए खबर यह है कि इस साल मार्च के अंत तक GE-414 इंजन को लेकर भारत अमेरिका के बीच में डील फाइनल हो सकती है। अगर ये समझौता अमल में आ जाता है तो भारत और अमेरिका मिलकर GE-F414 जेट इंजन बनाएंगे। इस पार्टनरशिप के तहत करीब 80% तकनीक भारत को मिल जाएगी, जिससे तेजस मार्क 2 और एडवांस्ड लड़ाकू विमान AMCA को ताकत मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि इससे रक्षा क्षेत्र में भारत का दबदबा काफी हद तक बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और क्रिकेटर और बॉलीवुड का नाता पुराना है, अब इसी को लेकर कर लेते हैं बात। दरअसल कई क्रिकेटर्स की बायोपिक पर फिल्में बन चुकी हैं और इस फहरिस्त में अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी शामिल हो रहे हैं। गांगुली पर बनने जा रही बायोपिक में राजकुमार राव उनका किरदार पर्दे पर उतारने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। अब 70 mm के पर्दे पर दिखेगा दादा का जलवा। सिल्वर स्क्रीन पर दिखेगा लॉर्ड्स में जीत वाला आइकॉनिक मोमेंट। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली के जिंदगानी को अब बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी की जा रही है, जिसे पर्दे पर निभाने का सौभाग्य मिला है बॉलीवुड के हरफन मौला एक्टर राजकुमार राव को। बताया जा रहा है कि राजकुमार राव ने इस नई चुनौती के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है। राजकुमार राव इन दिनों सौरव गांगुली की तरह खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे राजकुमार राव क्रिकेट खेलना बखूबी जानते हैं। 2024 में रिलीज हुई फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही में उन्होंने एक क्रिकेटर का रोल भी निभाया था। फिल्म में क्रिकेटिंग शॉट्स की काफी प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन बात यहाँ एक क्रिकेटर को उसी के अंदाज में पर्दे पर उतारने की है, और वो भी सौरव गांगुली जैसे महान क्रिकेटर को। लिहाजा रियल लाइफ में किरदार के साथ न्याय करने के लिए राजकुमार राव को रियल लाइफ में काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। वैसे भी राजकुमार राव रियल लाइफ में राइट हैंड बैट्समैन हैं, जबकि रियल लाइफ में उन्हें लेफ्ट हैंड बैट्समैन की भूमिका निभानी है, जिसके लिए खूब प्रैक्टिस करनी होगी। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मालिक में राजकुमार राव ने गैंगस्टर का रोल किया है। अब गैंगस्टर से उन्हें क्रिकेटर बनना है। जाहिर है ये बदलाव तुरंत में आसान नहीं। फिल्म मेकर्स भी चाहते हैं कि सौरव गांगुली जैसे महान क्रिकेटर को पर्दे पर सही तरीके से उतारने के लिए राजकुमार राव को उनके किरदार में पूरी तरह ढलना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें वक्त चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए राजकुमार राव ने कहा है कि हमने शूटिंग अगले साल के लिए टाल दी है, क्योंकि हमें तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए था। क्रिकेट के हमारे सबसे प्रतिष्ठित नायकों में से एक की भूमिका निभाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं, लेकिन बाएं हाथ का बल्लेबाज होना बिल्कुल अलग बात है। मांसपेशियों की याददाश्त दाएं हाथ के बल्लेबाज होने पर भी निर्भर करती है, इसलिए मुझे अभ्यास के लिए कुछ समय चाहिए। राजकुमार राव ने यह भी बताया कि उन्होंने अभी तक दादा से मुलाकात नहीं की है, क्योंकि वो दादा से तब मिलना चाहते हैं जब वो पूरी तरह से तैयारी में लग जाएं।
बॉलीवुड और क्रिकेट का पुराना नाता है। सौरव गांगुली की बायोपिक से पहले कई महान क्रिकेटर के जिंदगी को पर्दे पर उतारा जा चुका है। इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के साथ, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी का रोल प्ले किया था। इसके बाद सचिन तेंदुलकर की जिंदगी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स आई। इस लिस्ट में तीसरा नंबर है फिल्म 83 का। कपिल देव की इस बायोपिक में रणवीर सिंह ने उनका किरदार निभाया था। मोहम्मद अजहरुद्दीन की जिंदगी पर भी फिल्म आई, नाम था अजहर, जिसमें इमरान हाशमी ने अजहर की जिंदगी को पर्दे पर उतारा था। और अब सौरव गांगुली का नाम इस फेहरिस्त में जुड़ने जा रहा है और उनके साथ ही राजकुमार राव का नाम भी सदा के लिए जुड़ जाएगा। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग अगले साल की शुरुआत में होगी और साल खत्म होने से पहले रिलीज भी हो जाएगी। इस बायोपिक का नाम अभी फिलहाल तय नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हाल ही में एक फिल्म आई थी कालीधर लापता, जिसमें अभिषेक बच्चन मुख्य किरदार में है। अभिषेक के साथ फिल्म में मोहम्मद ज़ीशान अयूब ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। कैसा रहा है उनका ये किरदार, इनका निभाने का, इस किरदार का अनुभव कैसा रहा, और तमाम सवालों पर हमारी सहयोगी शगुफ्ता ने उनसे खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। गुड न्यूज़ टुडे पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त फ्रेम में जो एक्टर है ना, ये अक्सर ना हमारी एक्सपेक्टेशंस को, जब भी हम सिनेमा देखने जाते हैं, कोई भी फिल्म देखने जाते हैं, वेब सीरीज़ देखने जाते हैं, ड्रामा देखने जाते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस को ना फ्लिप कर देते हैं अपने हुनर के साथ, अपनी एक्टिंग के साथ, अपने अभिनय के साथ। ये हुनर है इनके अंदर एक्चुअली। सो मोहम्मद ज़ीशान अयूब इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। वेलकम ऑन GNT। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ शगुफ्ता, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ। बस ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए ना, लाइफ में खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए और कमाल होना चाहिए। धमाल होना चाहिए। अच्छा, मैंने जो आपसे बात की इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले कि कालीधर लापता अभी मैंने 2 दिन पहले कंप्लीट किया है। इट वाज अमेजिंग, मजा आया वो देखकर। थैंक यू। एक्सपीरियंस कैसा था शूट करते हुए? बहुत मजा आया था। मतलब मेरा तो खैर बहुत अलग था ट्रैक, मतलब आपने देखा ही होगा। तो मधुमिता से पहले भी मुलाकात हुई थी। अभिषेक जो है बढ़िया आदमी है, तो हमारा और अभिषेक का तो वैसा वाला चलता था कि वो लोकेशन पे उनका जब खत्म होता था, मेरा कॉल टाइम तब होता था। अच्छा। तो अक्सर हम, जब मैं वैन में घुस रहा हूँ और वो तैयार होके वैन से वापस अपने घर जा रहे हैं या होटल जा रहे हैं, तब हमारी मुलाकात होती थी। अच्छा। तो वो वाला था। बाकी बहुत अच्छे मौसम में हमने शूट किया था, ठंड थी ओरछा में, खूबसूरत जगह है, घूमने के लिए बहुत सारी जगहें थी। तो हम मज़ा करके, और प्यारा सा कैरेक्टर था, स्वीट फिल्म थी, कोई उसके अंदर बहुत ज़्यादा भारीपन और ऐसा कुछ नहीं। वो प्यारा सा, तो एक ना बड़ा डिटॉक्स जिसे कहते हैं, जिंदगी डिटॉक्स करना, वैसा वाला शूट था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने जो सवाल आपके लिए रेडी किए हैं ना, हाँ। ये इंटरव्यू का स्टाइल ना थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। जी। द यूजुअल इंटरव्यूज आई डू बिफोर, उससे थोड़ा सा अलग है। अब इम्प्रॉम्प्टू आपके आंसर्स आने चाहिए, ठीक है? हाँ, ट्राई करेंगे आप? कोशिश, पूरी ठीक है, कोशिश करते हैं। पहला सवाल ये है कि ब्लडी ब्रदर्स में दलजीत का किरदार पोइट्री करता है, शायरी करता है ना? अगर दलजीत को अपने भाई के लिए 1 लाइन पोएम लिखनी हो तो क्या होगी? जस्ट 1 लाइनर। 1 लाइन पोएम? देखिए, मैं पोइट्री तो लिखता नहीं, पर मैं यही बोलूंगा कि भैया तुम तो ऐसे ना थे। यही जोन है वो जो जिस तरह से है वो। बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा, आपके जितने भी किरदार अभी तक ज़ीशान मैंने देखे हैं ना, अलग अलग किरदार आपने पोर्ट्रे किए हैं। हर किरदार, हर कैरेक्टर, हर कहानी एक दूसरे से हटकर होती है। अब रॉ इमोशंस को पोर्ट्रे करना पर्दे पर, सिनेमा पर कितना मुश्किल होता है, कितना चैलेंजिंग होता है? और जब मैं रॉ इमोशंस की बात करती हूँ, तो कोई किरदार, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर जहन में आ रहा है जिसमें आपको लगा कि हाँ, इसमें मैंने अपना 200% दे दिया, भाई यही था? नहीं, देखिए, ऐसे तो ज़्यादातर हैं जिसमें हम अपना सब कुछ देते हैं। मुझे लगता है रॉ इमोशन में ना, कई बार, मतलब मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किधर रखूँ रॉ इमोशंस को। जैसे रोना, परेशान होना, भारीपन, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये ईमानदारी से बताऊँ तो सबसे आसान होती है। आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में, जिसमें कास्ट पॉलिटिक्स बहुत बड़े लेवल पर दिखाया गया है, आपका रेवोल्यूशनरी किरदार ना लोगों पर एक छाप छोड़ कर गया, जो मैंने भी देखा उस फिल्म में। अगर आपके इस कैरेक्टर का सीक्रेट सोशल मीडिया प्रोफाइल हो, ठीक है, तो उसका यूजर नेम क्या होगा? ठीक है, उस पर कैसे कैसे मीम्स डालोगे? अरे यार, ये तो बहुत ही मुश्किल है। ये तो आपने मुश्किल है, कुछ रैंडम, कुछ एनीथिंग रैंडम। अरे वो तो किसी को, कोई बेचारा तो शहर में रह रहा होगा, ये तो बेचारा गांव में है, तो इंटरनेट भी नहीं आता होगा इसके पास यार।
मुश्किल है। जंगलों पास के कर बीच सकते में। हैं हम। हाँ, ये वाला मैं पास करता हूँ, चलो बहुत पास मुश्किल करो। It's okay। मैं क्योंकि खुद ना, मैं ईमानदारी से Social media बताता use नहीं करते हूँ, हो। सोशल मीडिया इतना कम यूज़ करता हूँ कि मुझे ना इतना आइडिया नहीं है कि कैसे क्यों होगा। वैसे क्यों? चलिए पूजा हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। बिल्कुल, आज कैटरीना कैफ का कैटरीना जन्मदिन जो कैफ है। का हैप्पी बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे हम दोनों की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। इस खास दिन देखिए उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर कैटरीना को शुभकामनाएं मिल रही हैं। कैटरीना ने बरसों तक बॉलीवुड में धमाल मचाया। इस दौरान उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया और फिल्मी दुनिया से अनजान उनकी शुरुआत कुछ खास नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ उनके अभिनय में निखार आया। आज उनकी गिनती बॉलीवुड की कामयाब एक्ट्रेसेस में की जाती है। जिंदगी का कोई भी पहलू अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से छूता नहीं है और अपने इस खास सेगमेंट में हम रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। तो आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की एआई स्टोरी पर। और आज वर्ल्ड एआई डे है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे के इस खास मौके पर हम आपको बताएंगे कि ये खास क्यों है। तकनीक से जुड़ी एक गुड न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं। इस बार मानसून सत्र में खास व्यवस्था की जा रही है ताकि समय की बचत हो। हमारे प्रतिनिधि नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े मुद्दों पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाएं। इसी मकसद के साथ अब संसद की कार्यप्रणाली को डिजिटल और स्मार्ट सिस्टम के साथ जोड़ा जा रहा है। मानसून सत्र से डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इससे सांसदों को अटेंडेंस दर्ज करवाने के लिए लॉबी में नहीं जाना पड़ेगा, वो अपनी सीट से ही डिजिटली अटेंडेंस दर्ज करवा सकेंगे। इससे उनके कीमती वक्त की बचत होगी। लोकसभा चेंबर में हर सीट को मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइसेस से कनेक्ट किया जा रहा है ताकि संसद का काम बेहतर हो। खास बात यह है कि संसद के दस्तावेजों को एआई टूल्स की मदद से कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा और 12 लैंग्वेज में प्रकाशित किया जाएगा। भारत अब डिजिटल भारत बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हमने देखा है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का डिजिटलाइजेशन पहले से ही हो चुका है। किसी भी योजना को आप डिजिटली घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर के ज़रिए, अपने मोबाइल के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब वो जगह जहाँ पर ये तमाम सारी पॉलिसीज़ बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, यानी कि संसद, उसको भी डिजिटाइज करने के लिए तेज़ी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब हर सांसद की सीट पर ही उसे अटेंडेंस लगाने का एक डिवाइस होगी, वो वहाँ पर लगा दी जाएगी, जिसके ज़रिए सांसद अपनी सीट पर बैठे बैठे ही अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, एक मल्टीमीडिया डिवाइस भी हर सांसद की सीट पर लगाया जाएगा। हर रोज़ पार्लियामेंट में जो भी एजेंडा सेट किया गया है, जिस पर भी बातचीत की जानी है, उस पूरे एजेंडा को संसद की वेबसाइट पर अलग अलग भाषाओं में अपलोड किया जाएगा। हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा ऐसी 12 भाषाओं में इस एजेंडा को अपलोड किया जाएगा ताकि ना सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद, बल्कि आम जनता भी उसको अच्छे से देख सके, समझ सके। पार्लियामेंट में जिन भी बातों को लेकर डिस्कशन होगा या डिबेट होगी, कोई बहस होगी, तो उसके लिए एआई का इस्तेमाल करके स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जिस तरह से बहस चल रही है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उसके बोलते बोलते ही जो कुछ भी उन्होंने बोला है सांसद ने या फिर स्पीकर ने, उसको टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करके उसी तरह से सांसद की जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। चाहे वो बहस कितनी बड़ी हो, चाहे वो बातचीत कितनी भी बड़ी हो, सब कुछ अब स्पीच टू टेक्स्ट के ज़रिए कन्वर्ट होकर आपको डॉक्यूमेंट के रूप में सांसद की जो पोर्ट है, उसका जो वेबसाइट है, उस पर आपको दिखाई पड़ेगा। आपको बता दें कि लगातार कोशिश की जा रही है कि संसद की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाए, जनता के लिहाज से, भाषा के लिहाज से। इसलिए अब डिजिटली संसद को और ज़्यादा मजबूत करने की कवायद की जा रही है। ये सारे कार्यक्रम स्पीकर की देखरेख में लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। एक बंदर को दिया गया सीपीआर। दरअसल केरल के तिरुवनंतपुरम में एक फॉरेस्ट अफसर का बंदर के बच्चे की जान बचाने का वीडियो काफी वायरल हो गया। इस अफसर ने देखा कि एक छोटा सा बंदर करंट लगने के बाद जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। लिहाजा फॉरेस्ट अफसर ने बिना वक्त गवाए बंदर के बच्चे को अपनी गोद में उठाया और तुरंत सीपीआर देना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बंदर के बच्चे ने धीरे धीरे सांस लेना शुरू किया और वो होश में आ गया। फॉरेस्ट अफसर अरुण के इस काम ने लोगों का दिल जीत लिया है। इस फॉरेस्ट अफसर का नाम अरुण पीआर है, जो पोनमुडी इलाके के गोल्डन वैली चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे थे।
यहाँ पर बंदर को करंट लगा था और उन्होंने इसकी जान बचाई। और चलिए बात करते हैं गुड न्यूज़ की। हरियाणा के करनाल में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI ने कमाल करके दिखाया है। उत्तम नस्ल के दूध वाले पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए पशु में प्रजनन तकनीक का इस्तेमाल कर इतिहास रच दिया। देश की पहली गिर नस्ल की क्लोन गाय के अंडाणु से विकसित भ्रूण को साहिवाल नस्ल की गाय के गर्भ में इम्प्लांट किया गया, जिसके बाद गिर नस्ल की बछिया पैदा हुई। ये गुड न्यूज़ सावन के महीने में आई है, तो इसका नाम श्रावणी दिया गया है। वैज्ञानिकों को OPU IVF तकनीक के जरिए ये कामयाबी हासिल हुई है। OPU IVF तकनीक का प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने 39 महीनों में गाय की 2 पीढ़ियों को पैदा करके दिखाया, जबकि आमतौर पर 2 पीढ़ियों के पैदा होने में 60 से 84 महीनों का वक्त लगता है। जो फास्टर मल्टीप्लिकेशन है, अच्छे दुधारू को नंबर बढ़ाएं और जो खराब एनिमल है उनको फिर निकालते जाए। तो मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका होता है कि बहुत अच्छा एनिमल है तो दोबारा तुरंत आप बना लीजिए। अब तुरंत अगर बनाना है एनिमल को तो हर एक एनिमल का अपना जेस्टेशन पीरियड होता है। तो हम लोग जो बनाते हैं एक टेक्निक, 2 टेक्निक्स है। एक हमने जैसे क्लोनिंग है, किसी एनिमल को हम 9 महीने का जेस्टेशन तो मिनिमम चाहिए, उसका किसी का टिश्यू लेकर के और हम उसको क्लोन कर लेते हैं। दूसरा एक टेक्निक्स और भी है जो हमारे वहाँ स्टैंडर्डाइज है, जो सब पूरे दुनिया में, ओवम पिकअप है। लार्ज लाइव एनिमल से ओवा निकाल करके और उसको हम फिर बाद में बाहर एम्ब्रियो ट्रांसफर बना करके और ट्रांसफर करके सर्वोगेट में हम एनिमल अच्छा हाई यील्डिंग का कर लेते हैं। ये एक उपलब्धि थी, तो एक वैलिडेशन करके बच्ची बच गई, उसका नाम हमने श्रावणी रखा है। श्रावणी मतलब वो 11 तारीख को सावन के जिस दिन शुरू हुआ था तो इसलिए रखा था। तो लोगों ने कहा श्रावण का जो है एक बड़ा अच्छा होता है। लंदन में इन दिनों हंसों की गिनती का काम चल रहा है, जिसे स्वान अपिंग कहा जाता है। शाही हंसों को गिनने की ये परंपरा 800 साल पुरानी है और ये 5 दिन तक चलती है। इसके लिए बाकायदा रॉयल फैमिली ने एक टीम भी बनाई है जिसे स्वान अपर्स कहते हैं। ये टीम हर शाही हंस की जांच करके उसके वापस टेम्स में छोड़ देते हैं। इस हंस के जोड़े को देखिए, इनकी नपाई से लेकर सफाई तक सब कुछ बेहद सावधानी से किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इन्हें बीच बीच में बाकायदा पैम्पर किया जाता है और इस रॉयल ट्रीटमेंट की वजह भी रॉयल है। ये ऐसे वैसे हंस नहीं बल्कि किंग चार्ल्स के शाही हंस हैं, जिनकी गणना का काम चल रहा है। ऐसे ही कई और हंसों की गणना की इस प्रक्रिया को स्वान अपिंग कहते हैं। रॉयल फैमिली ने इस काम का जिम्मा स्वान अपर्स को दिया है, जो किंग चार्ल्स के इन शाही हंसों की गिनती करते हैं। गिनती के बाद रॉयल नावों से हंसों को पानी में उतारा जाता है। स्वान अपिंग की ये परंपरा दरअसल 800 साल पुरानी है और ये 5 दिनों तक चलती है। इस दौरान लंदन के पास सनबरी से लेकर ऑक्सफोर्ड के पास एबिंगडन तक टेम्स नदी के पूरे हिस्से की कुल 127 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। हर शाही हंस की जांच कर ही उसे वापस टेम्स नदी में छोड़ा जाता है। लंदन में हंसों के संरक्षण का माध्यम बन चुका है स्वान अपिंग। यहाँ अब ये संरक्षित प्रजाति हैं। इनका मांस खाने पर ब्रिटेन में प्रतिबंध लगा है। यही वजह है कि लंदन की टेम्स नदी शाही हंसों से गुलजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सात समंदर पार भारत के आम का स्वाद। जी हां, अमेरिका में भारतीय आमों का मेला लगा, जिसमें अमेरिका में रहने वाले लोग भी शामिल हुए हैं। सभी ने आम की अलग अलग किस्मों का मजा लिया। सबसे बड़ी बात वहां पर यह रही कि लोगों में मैंगो शेक के लिए काफी ज्यादा दीवानगी देखने को मिली। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में फलों के राजा आम की दीवानगी नजर आई। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय आमों का एक मेला लगा, जिसमें अमेरिकी लोगों को भारतीय आमों का स्वाद चखने का मौका मिला।
इस मेले का नाम मैंगो टेस्टिंग फेस्ट रखा गया, जहां भारतीय आमों की किस्म दशहरी, चौसा, लंगड़ा और मलिका ने खूब वाहवाही बटोरी। आलम ऐसा कि आम के शौकीनों को भारतीय आमों को चखने के लिए लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार तक करना पड़ा। Post on Instagram, and I couldn't miss it, so I love mangoes. That's why I'm here. किसी को दशहरी भाया तो किसी का मन चौसा ने ललचाया। यहाँ आए लोगों ने मैंगो शेक का भी लुत्फ उठाया और इसकी काफी तारीफ की। सावन का महीना है और हर कोई महादेव की भक्ति में पूर्ण तरह से लीन है, तो अलग अलग शहरों में शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन प्रयागराज में गंगा यमुना नदी उफान पर है और गंगा की लहरों ने संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी का अभिषेक किया। इसे शुभ संकेत माना जाता है। सावन के महीने में संगम नगरी प्रयागराज में गंगा की धारा रुद्र अवतार वीर बजरंगी का अभिषेक करने पहुंची। जैसे ही गंगा जल का प्रवेश मंदिर में हुआ, जय श्री राम और बजरंग बली के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर है और हम इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में हैं और ये नगर कोतवाल को कहा जाता है और मां गंगा आज इस लेटे हनुमान मंदिर में प्रवेश कर गई हैं और मां का यहाँ पर घंट घड़ियाल बजाकर स्वागत किया गया है, पूजा की गई है, आरती की गई है। सबसे पहले साधु संतों और मंदिर के पुजारी ने मां गंगा की स्तुति की। दूध, फूल और पंचामृत से गंगा मैया का पूजन किया। इस दौरान निरंतर शिव का डमरू बजता रहा। शिव का डमरू बजा और भक्तों ने मंगल गीत गाए। वेद मंत्रों की गूंजती ध्वनि के बीच ये दिव्य नजारा देख भक्त भाव विभोर हो गए। कहते हैं प्रयागराज में जब गंगा की उपंती लहरें किनारों को छोड़ आगे निकल जाती हैं, तो लोग परेशान नहीं होते, बल्कि लेटे हुए हनुमान मंदिर में गंगा मैया के पधारने का उत्सव मनाते हैं। अनुभव आज हुआ है, माँ गंगा ने अपने पुत्र बजरंग बली को स्नान कराया है। ये प्रयाग की परंपरा रही है और उसी परंपरा का निर्वहन आज माँ गंगा ने किया है। माँ गंगा और जब हनुमान जी का मिलन होता है तो निश्चित रूप से पूरे भारत के अंदर एक नई चेतना का जागरण होता है, खुशहाली होती है, आनंद होता है। इस खुशी में मंदिर परिसर में रामचरितमानस का पाठ हुआ, गंगा स्तोत्र गाया गया, सुंदरकांड की चौपाइयां गूंजती रही। तो हमारे लिए ये हर्षोल्लास का समय है, जिसमें आज हम हनुमान जी महाराज अभी शयन मुद्रा में चले गए हैं। अब एक समय जब हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी तब तो हनुमान जी जागेंगे। स्वागत किया गया है मां गंगा का। स्वागत किया गया है, सुंदरकांड किया गया, श्री सूक्त किया गया है, रुद्र सूक्त किया गया, सुंदरकांड से लेकर हनुमान चालीसाएं की गई है यहाँ पर। गर्भगृह में गंगा स्नान से पहले बजरंग बली का श्रृंगार हुआ, उनको शयन करवाया गया। अब जब तक यहाँ जल रहेगा तब तक भक्त मंदिर के बाहर से ही हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे, यानी इस अवधि में मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं वंडर गर्ल के साथ, जो महज 3 साल की उम्र में अपने तेज दिमाग की वजह से सोशल मीडिया में छाई हुई हैं। बिहार के भोजपुर जिले की रहने वाली तृप्ति कुमारी सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्नों के जवाब बिल्कुल सही और सटीक देती हैं, जिसके चलते इस बच्चे को लोग मिनी एनसाइक्लोपीडिया के नाम से भी पुकारने लग गए हैं। तेलंगाना के, गोवा के, महाराष्ट्र के, फराटे से सामान्य ज्ञान के सवालों का जवाब दे रही ये हैं तृप्ति कुमारी, जिनकी उम्र महज 3 साल है, लेकिन इनका ज्ञान अच्छों को मात दे दे। 2022 में जन्मी तृप्ति बिहार के भोजपुर जिले की रहने वाली हैं और विलक्षण प्रतिभा की धनी हैं। अपनी इसी प्रतिभा और तेज दिमाग के चलते 3 साल की ये बच्ची जनरल नॉलेज से जुड़े सवालों को न सिर्फ समझती हैं, बल्कि उसका सही जवाब भी जानती हैं। साल में कितना दिन होता है? 1 साल में कितना दिन होता है? 365 को। अच्छा, ताजमहल कहाँ है?
आगरा में। जलियांवाला बाग की हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। भारत में नोटबंदी कब हुआ था? भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 में। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? बोलिए। 1 जुलाई 2017 में। ठीक है। जम्मू कश्मीर में 370 धारा कब हटी? 5 अगस्त 2019 में। अच्छा, ये बताइए सूरज सबसे पहले किस देश में उगता है? जापान में। आज के दौर में आमतौर पर जिस उम्र में बच्चे खेल कूद, टीवी, मोबाइल और लैपटॉप में बिजी रहते हैं, उस उम्र में छोटी सी बच्ची सुविधाओं के अभाव में अपने ज्ञान से लोगों को हैरान कर दे रही है। यही वजह है कि 3 साल की तृप्ति को लोग मिनी इंसाइक्लोपीडिया के नाम से भी पुकार रहे हैं। मेरी बच्ची जो पढ़ने में है, इसका दिमाग भी ज़्यादा ही कुछ तेज है। एक बार से दोबारा नहीं पढ़ाना पड़ता है, नहीं ट्यूशन स्कूल के बिना घर पर ही काम करते हुए इसको पढ़ाते लिखाते हैं। और हम चाहते हैं कि आगे थोड़ा बढ़िया स्कूल में पढ़े। इस बहुत ज़्यादा शौक़ है इसका। बोलती है कि हम आईएएस बनेंगे और बनकर और करेंगे, समाज का सेवा करेंगे। तृप्ति अपनी माँ के साथ ननिहाल में रहती हैं। नाना की शीतल टोला में ही एक पान की दुकान है। माँ रेणु देवी बताती हैं कि वो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए चंडीगढ़ से आरा चली आई, जबकि पति वहीं कारपेंटर का काम करते हैं। परिवार की माली हालत भी बेहतर नहीं है, जिसके चलते रेणु तृप्ति को घर पर ही पढ़ा रही हैं। आरा से सोनू कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको मिलवाएंगे दिल्ली की 2 ऐसी बहनों से जिन्होंने न सिर्फ अपने कारोबार को नया मुकाम दिया है, बल्कि इससे अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। ये 2 बहनें हैं हेमा और ज्योत्सना, जिनके परिवार में कभी किसी ने कारोबार नहीं किया था। हैंडीक्राफ्ट से तो कोई भी नाता ही नहीं था इनके परिवार का, लेकिन इन्होंने इन्हीं को अपनी पहचान का जरिया बना लिया। दिल्ली की गलियों में बसा एक छोटा लेकिन दिल को छू लेने वाला स्टोर एक ऐसा ठिकाना है जहां पारंपरिक और मॉडर्न आर्ट की झलक देखने को मिल जाती है। लोकल कारीगरों का हुनर भी दिखता है, इसके साथ ही मिलता है स्टाइल और सस्टेनेबिलिटी की डबल डोज। यहाँ सिर्फ सामान नहीं बिकता, बल्कि हर प्रोडक्ट में एक कहानी बसती है, जिसकी सूत्रधार हेमा और ज्योत्सना नाम की 2 बहनें हैं। ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स आपको दिल्ली में बाकी जगह भी मिल जाएंगे। यहाँ पर अलग क्या है, अनोखा क्या है? दरअसल इस स्टोर के जो ओनर्स हैं, उन्होंने इन हैंडीक्राफ्ट्स में इनोवेशन को लेकर आए हैं। वो कारीगर को बताते हैं कि आप क्या नई चीज़ें बनाओ जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और जिनके ज़रिए आप आम आदमी तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकते हैं। दोनों बहनों को कारोबार का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, न ही हैंडीक्राफ्ट की खास जानकारी थी। अगर कुछ था तो सिर्फ कर दिखाने का जज्बा, पारंपरिक हुनर को लोगों तक पहुंचाने का जुनून और अपने सपने को साकार करने की जिद। कड़ी मेहनत और लगन के दम पर आखिरकार दोनों बहनों ने पिता से मिली विरासत को एक नया नाम और एक नया आयाम दे दिया। तत्सत इस स्टोर का नाम है। हेमा और ज्योत्सना मेरे साथ में हैं, जिन्होंने फाउंडर है इस स्टोर की। पहले तो ये कि नाम बहुत यूनिक है, क्या मतलब है इसका? तत्सत जो है ये शब्द आता है भगवद गीता से। भगवद गीता के चैप्टर 17 में भगवान कृष्ण जब अर्जुन को ये समझा रहे हैं तत्सत, उसमें तत्सत का लिटरल जो मीनिंग है वो आता है कि तत् एक प्रीफिक्स है और सत उसका मूल शब्द है। तत्सत नाम के इस स्टोर में आपको मिनी इंडिया की झलक देखने को मिलेगी। पत्थरों पर आगरा के कारीगरों का बेजोड़ हुनर दिखाई देगा, तो ज्वेलरी से लेकर ग्रीन पेपर से बने नोट पैड भी यहाँ देखने को मिलेंगे। डेकोरेटिव आइटम से लेकर क्रॉकरी तक सब कुछ यहाँ मौजूद है। तो ऐसे आर्टिजन्स के लिए काम जनरेट होता रहता है। लोगों को ऐसी चीज़ें खरीदने को मिलती हैं जिनसे वो ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, जो अफोर्डेबल भी हैं
और ओवरऑल सस्टेनेबल हैं, कोई प्लास्टिक जनरेट नहीं कर रहे हैं और इको फ्रेंडली हैं। हैंडीक्राफ्ट कपड़ों में नए प्रयोग किए गए। 3 स्टेट की आर्ट को मिलाकर एक प्रोडक्ट बना दिया। राजस्थान और गुजराती डिजाइन के तड़के के साथ मॉडर्न लिबास की झलक देखने को मिलेगी। जैसे चंदेरी फैब्रिक है मध्य प्रदेश का, उसमें हमने कलमकारी किया जो कि आंध्र प्रदेश का नेटिव है, और उसके साथ में हमने कॉम्बिनेशन के लिए अजरक किया जो कि गुजरात का है। तो ये स्टेट की आर्ट मिला दी आपने। सोशल मीडिया से लेकर ऑफलाइन स्टोर तक दोनों बहनों का ये सफर अब प्रेरणा बनता जा रहा है। इनकी कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत आज एक स्टोर प्रधानमंत्री म्यूजियम में भी है। एक ऐसी चीज जो कि एक पुरानी परंपरा, उसको आप कह लीजिए हैंडीक्राफ्ट, उसमें जो कुछ भी मार्केट में इनको नया दिखाई पड़ता है वो उसको लाकर उससे जोड़ देते हैं। फायदा इससे ये होता है कि जो यंगस्टर्स हैं जो इससे शायद कभी जुड़ नहीं पा रहे थे, उन्हें भी अब एक मौका मिला है, एक वजह मिली है कि वो भी ऐसे स्टोर्स पर आएँ और वो तमाम कारीगर, तमाम वो आर्टिसंस जो दूर दराज इलाकों में हैं उनसे जुड़ सके, उनकी कहानी सुन सकें और उनके प्रोडक्ट को खरीद कर उन्हें इंस्पायर कर सकें, आगे बढ़ा सकें। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।